कहानी की शुरुआत होती है और हमें आर्कटिक महासागर को दिखाया जाता है, जहां मोटी और बर्फीली परत के बीच एक विशाल व्यापारी शिप फंसा हुआ होता है। शिप के लोग शिप को बर्फ के बीच से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उनकी कोशिश नाकामयाब साबित होती है। शिप का कैप्टन चाहता है कि जल्द से जल्द वो अपने लोगों को लेकर उस इलाके से निकल जाए, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी और टेम्परेचर माइनस में होता जा रहा था। पर शिप थी कि बर्फ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो बर्फ के साथ जम चुकी थी। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और तभी कैप्टन को दूर से आग के जलने की रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर कैप्टन कुछ आदमियों को लेकर उस जगह पर जाता है। कैप्टन देखता है कि वहाँ एक घायल आदमी बेसुध पड़ा हुआ है। उस आदमी का नाम विक्टर होता है। विक्टर का एक पैर नहीं था, उसने नकली पैर लगाया हुआ था। विक्टर इन लोगों को देखकर कहता है कि प्लीज मुझे या तो अपने साथ ले चलो या मुझे मार डालो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अब शिप का कैप्टन विक्टर को लेकर शिप पर आ जाता है। विक्टर को शिप पर लाते ही शिप के पास एक विशाल और भयानक आदमी आ जाता है। उसे देखकर शिप के लोग और कैप्टन डर के मारे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उल्टा शिप के लोगों पर ही जानलेवा हमला कर देता है। फिर वो शिप के ऊपर चढ़कर विक्टर से कहता है, विक्टर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ चलो। पर तभी जहाज का एक आदमी एक बड़े से गन से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो भयानक इंसान शिप से नीचे गिर जाता है, पर वो फिर भी नहीं मरता। अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जहाज को एक ओर से धकेलकर दूसरी तरफ पलटने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भयानक आदमी काफी ताकतवर है। ये देखकर शिप का कैप्टन उसी बंदूक से बर्फ के ऊपर फायर कर देता है जहाँ वो शैतान खड़ा था। अब बर्फ टूटने के कारण वो भयानक इंसान ठंडे पानी के अंदर चला जाता है। विक्टर कहता है वो वापस आएगा और तुम सबको मार डालेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर देते। कैप्टन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बर्फीली पानी के अंदर जमकर मर चुका होगा। विक्टर कहता है ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं मरता, मैं उसे कई बार मारने की कोशिश कर चुका हूँ। तुम प्रॉमिस करो जब वो मुझे फिर से लेने आएगा तो तुम मुझे बाहर फेंक दोगे और उसे मुझे ले जाने दोगे। कैप्टन कहता है ये किस तरह का शैतान है और किसने बनाया है इसे। विक्टर कहता है मैंने बनाया है उसे। अब विक्टर कैप्टन को अपनी कहानी सुनाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम छोटे से विक्टर को देखते हैं। विक्टर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। विक्टर की माँ अमीर घराने से थी, यही वजह थी कि विक्टर के डैड ने उससे शादी की थी ताकि उनका रुतबा कायम रहे। विक्टर के डैड विक्टर और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दोनों के बाल काले थे। पर विक्टर के डैड के बारे में एक अच्छी बात थी कि वो उस समय के सबसे बड़े सर्जन थे और ये पढ़ाई वो विक्टर को भी करवाते थे। पढ़ाई के दौरान वो विक्टर को काफी मारते भी थे, कभी कभी तो वो विक्टर के फेस पर जख्म बना देते थे। अब एक दिन विक्टर के छोटे भाई विलियम को जन्म देने के दौरान विक्टर की माँ की मृत्यु हो जाती है। विक्टर के माँ की सर्जरी उसके पिता ने ही की थी, पर वो उनको बचा नहीं पाए। माँ की मौत के बाद विक्टर पूरी तरह से अकेला हो जाता है। वहीं विक्टर के डैड अपने छोटे बेटे विलियम को काफी प्यार करते थे, क्योंकि विलियम के बालों का रंग उसी की तरह सुनहरा था। अब एक दिन विक्टर अपने डैड से पूछता है कि आप माँ को बचा क्यों नहीं पाए। ये सुनकर विक्टर के डैड कहते हैं कि मौत को आज तक कोई नहीं हरा सका। विक्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो मौत को मैं हराऊंगा। आप जो भी जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं वो सब सीखूंगा। विक्टर के डैड को लगता है कि विक्टर बचपने में ये सब बोल रहा है, पर विक्टर ने सच में ये ठान लिया था। और उसी रात विक्टर के सपने में अंधकार का देवता आता है, जिसने विक्टर से कहा कि जिंदगी और मौत दोनों पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। इस सपने के बाद विक्टर का इरादा और मजबूत हो जाता है। इधर प्रेजेंट में हम उसी भयानक शैतान को देखते हैं जो बर्फ को तोड़कर बाहर आ चुका था। अब फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि विक्टर के डैड की कुछ ही समय बाद मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद विक्टर विलियम को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है और खुद सालों तक इंसानों को जिंदा करने के प्रोजेक्ट पर काम करता है। अब कई साल बाद हम विक्टर को देखते हैं जो कोर्ट रूम में खड़ा था। वहाँ वो अपने साथ एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी लेकर आया हुआ था। उस डेड बॉडी में वो बैटरी की तार जोड़कर करंट छोड़ देता है और फिर देखते ही देखते उस डेड बॉडी में जान आ जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कोर्ट रूम में बैठे जज विक्टर पर चिल्ला उठते हैं और कहते हैं ये सब बंद करो। विक्टर कहता है ये हमारा भविष्य है, इस पर शोध होना चाहिए। लेकिन जज कहते हैं ये पाप है, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। इस बात से विक्टर को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके शोध को अदालत के द्वारा नकार दिया गया था। पर उस कोर्ट रूम
रूम में हेनरिच नाम का एक आदमी होता है जो विक्टर के इस शोध में इंटरेस्ट लेता है। अब अगले दिन हेनरिच विक्टर के घर पर उससे मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई विलियम मेरी भतीजी एलिजाबेथ से शादी करने वाला है और पर्सनली मुझे तुम्हारा रिसर्च काफी पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। मैं इसके लिए तुम्हें जितना चाहो उतना फंड दूंगा। अब चूंकि विक्टर भी इसी तरह के ऑफर की तलाश में था, इसलिए वो हेनरिच के साथ काम करने के लिए मान जाता है और अगले दिन हेनरिच से मिलने उसके घर जाता है। बातों ही बातों में विक्टर को पता चलता है कि हेनरिच पहले आर्मी में एक सर्जन हुआ करता था। अब यहाँ इस रिसर्च में प्रॉब्लम ये थी कि विक्टर ने मुर्दे में जान डालने की जो खोज की थी वो कुछ ही समय के लिए होता था, क्योंकि विक्टर के पास अच्छे पैसे नहीं थे इस रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए। इसी पैसे की मांग के लिए वो कोर्ट में सरकार से मदद मांगने गया था, पर वहाँ उसे कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन यहाँ हेनरिच विक्टर से कहता है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा और दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें जो कुछ भी सामान चाहिए वो भी मैं तुम्हें मंगवा कर दूंगा, बस तुम इस रिसर्च को सफल बनाओ। विक्टर कहता है आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? हेनरिच कहता है ये अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर याद रखना जब भी मैं तुमसे मदद मांगू तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कुछ ही देर बाद वहाँ पर विक्टर का भाई विलियम आता है। विलियम विक्टर से कहता है वो एलिजाबेथ से शादी करने वाला है। विक्टर की नजर जैसे ही एलिजाबेथ पर पड़ती है वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ बहुत ही खूबसूरत थी। अब सभी लंच करने बैठते हैं। लंच के दौरान भी विलियम अपनी रिसर्च के बारे में बोल रहा था। इस बात पर एलिजाबेथ हंसने लगती है। वो कहती है ये बेवकूफी भरा काम है, हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वरना इसका अंजाम बुरा ही होता है। विक्टर एलिजाबेथ के इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ कैप्टन और शिप के बाकी लोगों को दूर खड़ा वो भयानक इंसान दिख जाता है जो एक टक शिप को ही देख रहा था। अब कहानी फिर से शुरू होती है और हम देखते हैं कि हेनरिच विक्टर को लेकर शहर से बाहर एक बहुत ही पुराने टावर नुमा महल में लेकर जाता है ताकि विक्टर अपने इस रिसर्च को यहाँ बिना किसी रोक टोक के पूरा कर सके। विक्टर को भी वो जगह अपने रिसर्च के लिए काफी परफेक्ट लगता है। इस काम में विलियम भी इनके साथ ही होता है। अब विक्टर वहाँ अपना काम शुरू कर देता है। विक्टर चांदी के बड़े बड़े 2 एंटीनास बनवाता है, क्योंकि जब वो पूरा इंसान बना लेगा तो उसे जिंदा करने के लिए किसी बैटरी की नहीं बल्कि हजारों वाट करंट की जरूरत होगी, जो उस समय में किसी भी माध्यम से पूरा नहीं हो सकता था सिवाय आसमान में चमकने वाले बिजली के। विक्टर की इस रिसर्च में विलियम के साथ साथ एलिजाबेथ भी धीरे धीरे शामिल हो जाती है और उसकी दोस्ती भी विक्टर से हो जाती है, पर विक्टर उसे कहीं ना कहीं दोस्त से ज्यादा समझ बैठा था। पर एलिजाबेथ के मन में उसके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। अब विक्टर अपनी रिसर्च के आखिरी पड़ाव पर था और वही दिखाने के लिए वो एलिजाबेथ को अपनी लैब लेकर आता है। एलिजाबेथ विक्टर के काम को काफी अप्रिशिएट करती है और कहती है कि सभी इंसानों के शरीर की बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। इस दौरान विक्टर एलिजाबेथ से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ को विक्टर पर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब एलिजाबेथ के जाते ही विक्टर को एलिजाबेथ की कही गई बात याद आती है कि सभी इंसानों के शरीर की बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। ये बात सोचते ही विक्टर भाग कर जाता है अपने द्वारा बनाए गए इंसान के पास। फिर अपने शरीर के पॉइंट्स को मेजर करते हुए वो अपने द्वारा बनाए गए शरीर में लगे वायर्स को थोड़ा चेंज करता है। वायर चेंज करते ही वो इंसान चीख पड़ता है। मतलब कि विक्टर का ये एक्सपेरिमेंट अब लगभग पूरा हो चुका था। अब बस जरूरत थी उस इंसान के शरीर में लगाए जाने वाले इंसानी बॉडी पार्ट्स की। इसके लिए विक्टर जाता है एक मैदान में जहाँ 2 दिन पहले जंग हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर ढेर सारे डेड बॉडीज पड़े हुए थे। विक्टर वहाँ से कुछ डेड बॉडीज चुनकर लैब ले आता है। फिर उन सारे डेड बॉडीज से अच्छे अच्छे पार्ट्स को निकाल कर अपने द्वारा बनाए गए इंसान के बॉडी में लगाने लगता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक इंसान की बॉडी होती है। उस इंसान के बॉडी में विक्टर ने किसी का हाथ लगाया था तो किसी की आंख, जिस वजह से उस इंसान की बॉडी काफी लंबी चौड़ी बन गई थी। विक्टर ने इंसानी शरीर बनाने का काम पूरा कर लिया था। अब बस इंतजार था तेज बिजली के गरज की, ताकि उस इंसान के दिल को जिंदा किया जा सके। और यहाँ विक्टर की किस्मत अच्छी होती है कि उसी रात अचानक बिजली चमकने लगती है। अब ये बात बताने के लिए विक्टर जैसे ही हेनरिच के पास जाता है, वो देखता है कि
कि हैंड्रिच मेडिसिन ले रहा है और उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। उसके सिर पर बाल भी नहीं थे, वो विग लगाकर रखता था, इसलिए विक्टर को उसकी बीमारी का पता ही नहीं चला। पूछने पर हैंड्रिच बताता है कि उसे बहुत ही गंभीर बीमारी है जिस कारण उसके शरीर की हड्डियां गल रही है। यहाँ हैंड्रिच विक्टर से कहता है कि हमारे बीच डील हुई थी कि जब भी मैं तुमसे अपने एहसान के बदले मदद मांगूंगा तो तुम मना नहीं करोगे। फिर हैंड्रिच विक्टर से कहता है कि जैसे ही तुम अपने इंसान को जिंदा करोगे वो परफेक्ट शरीर तुम्हें मुझे देना होगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनते ही विक्टर इस बात के लिए मना कर देता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी रिसर्च को खराब नहीं कर सकता। ये कहकर विक्टर चांदी का एक एंटीना लेकर उस टावर पर चढ़ जाता है और उसकी ऊपरी सिरे पर वो एंटीना लगा देता है ताकि बिजली को उस इंसान के शरीर तक पहुंचाया जा सके। नीचे आते ही हैंड्रिच फिर से विक्टर के पीछे पड़ जाता है। विक्टर कहता है तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सड़ चुका है, इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। पर हैंड्रिच नहीं मानता और वो चांदी का दूसरा एंटीना अपने हाथ में उठा लेता है और उसे नीचे फेंकने की धमकी देता है। इस पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान हैंड्रिच ऊपर से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पर विक्टर यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट को रोक नहीं सकता था, इसलिए वो चांदी के उस दूसरे एंटीना को जल्दी से मशीन में सेट करता है। अब आसमान में चमकती हुई बिजली का तेज झटका उस मशीन के द्वारा उस इंसान के शरीर तक पहुंच जाता है जिससे उसकी दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। पर तभी विक्टर के द्वारा बनाया गया वो मशीन फेल हो जाता है, उसके पार्ट्स खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर विक्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उस इंसान के शरीर पर जोर जोर से मारने लगता है। विक्टर इतना फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो शायद दोबारा नहीं कर पाएगा। विक्टर निराश होकर सोने चला जाता है। अब सुबह जैसे ही विक्टर की आंख खुलती है वो सामने जो देखता है उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि सामने विक्टर के द्वारा बनाया गया वो इंसान अपने पैरों पर खड़ा था, मतलब कि विक्टर का एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। ये देखकर विक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर विक्टर के द्वारा बनाया गया वो इंसान किसी नवजात बच्चे की तरह था, यानी कि उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ठंड क्या होती है, धूप क्या होती है। इसलिए विक्टर धीरे धीरे उसे हर चीज सिखाने लगता है। विक्टर उसका नाम फ्रैंक रखता है। शुरू में विक्टर को अपना ये एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे विक्टर को अपना ये एक्सपेरिमेंट बेमतलब सा लगने लगता है। उसे इसका कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आता और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। विक्टर अब फ्रैंक को बेसमेंट में ले जाकर उसके हाथ पांव जंजीरों से बांध देता है ताकि वो सबकी नजरों से बचा रहे। विक्टर अब बेसमेंट में ही फ्रैंक से बातें करता है और उसे दुनिया के बारे में हर एक चीज सिखाने की कोशिश करता है। पर काफी दिन बीत जाने के बाद भी विक्टर देखता है कि फ्रैंक की नॉलेज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो बस एक ही नाम दोहराता रहता है और वो नाम होता है विक्टर। इस बात से विक्टर को काफी गुस्सा आता है कि फ्रैंक के नॉलेज में अब तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एक दिन विक्टर फ्रैंक का बाल बना रहा था। इसी दौरान फ्रैंक एक धारदार हथियार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ में गहरा जख्म हो जाता है। पर फ्रैंक का वो जख्म कुछ ही देर में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये देखकर विक्टर को काफी हैरानी होती है। अब एक दिन विक्टर बेसमेंट में फ्रैंक को काफी डांटता है। वो उससे कहता है कि मेरा नाम लेने के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं तुम्हें सीखने के लिए, तुम सीखना क्यों नहीं चाहते? मैं तुम्हें सिखा कर पागल हो चुका हूँ। इस दौरान विक्टर फ्रैंक को काफी मारता भी है। वहीं फ्रैंक मासूमियत से बस विक्टर का चेहरा देखता रहता है। पर तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। विक्टर जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि विलियम और एलिजाबेथ वहाँ आए हैं। उन दोनों को देखते ही विक्टर कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, मैंने कर दिखाया। ये कहकर विक्टर विलियम को अपने एक्सपेरिमेंट की थ्योरी दिखाने के लिए लैब में लेकर चला जाता है। वहीं एलिजाबेथ को बेसमेंट से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है वो देखती है कि वहाँ एक विशाल शरीर वाला अजीबोगरीब इंसान जंजीरों से बंधा पड़ा है। एलिजाबेथ फ्रैंक को देखकर डर जाती है, पर जैसे ही वो उसके थोड़ा पास जाती है फ्रैंक की आंखों में उसे मासूमियत झलकती है। ये देखकर एलिजाबेथ भागकर विक्टर के पास जाती है और कहती है कि नीचे बेसमेंट में मैंने जिसे देखा है वो कौन है, तुमने उसके साथ
क्या किया है? विक्टर कहता है वही तो मेरा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, मैंने उसे बनाया है। एलिजाबेथ कहती है तुमने इसे जंजीरों से क्यों बांध रखा है? विक्टर कहता है इसकी और मेरी भलाई के लिए, इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और अभी इसकी समझ भी बहुत कम है। रात में एलिजाबेथ फ्रैंक से मिलने जाती है। एलिजाबेथ को देखकर फ्रैंक काफी खुश होता है और वो वहाँ पड़े एक पत्ती को उठाकर एलिजाबेथ को देता है। एलिजाबेथ ये देखकर काफी खुश होती है और फ्रैंक से कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है। इसी तरह थोड़ी देर बात करने के बाद एलिजाबेथ वहाँ से निकल जाती है। बाहर आती ही वो देखती है विक्टर बाहर ही बैठा हुआ है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हें उस चीज से दूर रहना चाहिए। एलिजाबेथ कहती है वो कोई चीज नहीं है, वो भी एक इंसान है। विक्टर कहता है हाँ, मगर उसमें समझदारी का एक भी कतरा नहीं है। एलिजाबेथ कहती है शायद तुम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उसका दिमाग अभी भी बच्चे की तरह है, वो धीरे धीरे सब सीख लेगा। पर ये तो है कि वो तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान बिल्कुल भी नहीं है, उसका दिल पवित्र है। ये कहकर एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। एलिजाबेथ के मुँह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर विक्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा उतारने के लिए फ्रैंक के पास जाता है लोहे की एक छड़ी लेकर। फिर उस लोहे की छड़ी से विक्टर फ्रैंक को मारने लगता है, पर इस बार फ्रैंक चुप नहीं बैठता और जोर से चिल्ला पड़ता है। चिल्लाते हुए वो बार बार विक्टर का ही नाम लेता है। ये देखकर विक्टर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब विक्टर को ये एहसास होने लगता है कि उसने फ्रैंक को बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब विक्टर फ्रैंक को मारने का प्लान बनाता है। वो अपने भाई विलियम को हैंड्रिच की बॉडी दिखाते हुए कहता है कि फ्रैंक काफी खतरनाक हो गया है, उसने हैंड्रिच पर हमला करके इसे मार डाला। तुम इस बारे में एलिजाबेथ को कुछ मत कहना, बस उसे लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, इससे पहले कि उसे कोई खतरा हो। विलियम विक्टर की बात मान लेता है और बहाने से एलिजाबेथ को वहाँ से लेकर निकल जाता है। एलिजाबेथ के मन में शक होने लगता है और वो विलियम को बग्घी वापस घुमाने के लिए कहती है। उधर विक्टर पूरे घर में केरोसिन डाल देता है और फ्रैंक के पास जाकर कहता है कि तुम अभी विक्टर के अलावा कोई एक नया शब्द बोलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फ्रैंक जवाब देता है एलिजाबेथ, जिसे सुनकर विक्टर को फ्रैंक पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस घर में आग लगाकर बाहर निकल जाता है। आग की भयानक लपटों को देखकर फ्रैंक काफी डर जाता है। वो अपने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और बार बार विक्टर का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फ्रैंक की दर्द भरी चिल्लाने की आवाज सुनकर विक्टर को उस पर दया आ जाती है और वो तुरंत वापस अंदर की ओर जाने लगता है। पर तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिसके संपर्क में आते ही विक्टर दूर जा गिरता है और उसका एक पैर कट जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि जिस कमरे में विक्टर और कैप्टन होते हैं उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। कैप्टन को लगता है कि कोई खतरा है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने खड़ा होता है फ्रैंक। अब फ्रैंक जैसे ही गुस्से में कैप्टन पर हमला करने वाला होता है तभी कैप्टन कहता है तुम हम सबको मार डालो, विक्टर ने सच ही कहा कि तुम एक हैवान हो। ये सुनते ही फ्रैंक कहता है मेरे मालिक ने तुम्हें अधूरी कहानी सुनाई है, पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब फ्रैंक अपनी कहानी सुनाता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि विक्टर ने टावर हाउस में जो आग लगाई थी, फ्रैंक उस आग को देखकर पूरी तरह से डर चुका था, इसलिए वो विक्टर को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। पर कोई जवाब ना मिलने पर फ्रैंक को समझ आ जाता है कि वो वहाँ अकेला है, इसलिए अब वो अपने हाथ और पैरों में लगे जंजीरों को खुद से तोड़कर नदी में कूद जाता है। अगली सुबह फ्रैंक को नदी के किनारे होश आता है। होश आते ही वो जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे मानव कंकाल नजर आते हैं, शायद वहाँ कोई युद्ध हुआ था। तभी फ्रैंक की नजर एक कंकाल के ऊपर पहने हुए कपड़े पर जाती है, जिसे वो निकाल कर पहन लेता है। आगे चलते हुए उसे भूख लग जाती है। भूख मिटाने के लिए वो जंगली बेरीज तोड़कर खाने लगता है। तभी उसके पास एक हिरन आती है। फ्रैंक उसे भी वो बेरीज खिलाने लगता है, पर तभी कुछ शिकारी उस हिरन पर गोली चलाकर उसे मार डालते हैं। अब वो शिकारी फ्रैंक पर भी गोलियां चलाते हैं, जिससे फ्रैंक जख्मी हो जाता है। अब फ्रैंक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। जंगल के बीचों बीच उसे एक घर दिखाई देता है। फ्रैंक जल्दी से उस घर के अंदर चला जाता है और एक बंद पड़े मशीनों वाले कमरे में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद उस घर में रहने वाले लोग वापस आते हैं। फ्रैंक देखता है कि वे लोग कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी हैं जो
फ्रैंक का पीछा कर रहे थे। पर उस घर में एक बूढ़ा आदमी भी था जो देख नहीं सकता था, पर वो काफी दयालु था। वो बूढ़ा आदमी अपनी पोती को अल्फाबेट सिखाता था। फ्रैंक भी छुपकर उस बच्ची के साथ अल्फाबेट सीखने लगता है। फ्रैंक ऐसे कमरे में रह रहा था जो काफी समय से बंद था और उसके अंदर कोई नहीं जाता था, इसलिए वो सबकी नजर से बचा रहा। इस तरह रहते हुए फ्रैंक को वहाँ कई महीने बीत जाते हैं। फ्रैंक को वो परिवार काफी अच्छा लगने लगता है, खासकर वो बूढ़ा आदमी। अब फ्रैंक उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो रात में ही उठकर उनके लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर रख दिया करता था और साथ ही उनके भेड़ों की भी देखभाल करता था। जब घर वाले ये सब नोटिस करते हैं तो उन्हें लगता है कि जंगल की पवित्र आत्मा उनकी मदद कर रही है। अब वो परिवार वाले भी जंगल की इस पवित्र आत्मा के लिए रोज कुछ न कुछ करने लगते हैं, जैसे खाना देना, कपड़े देना आदि। फ्रैंक को ये सब काफी अच्छा लगने लगता है। इसी तरह समय गुजरता जाता है और एक दिन बहुत सारे भेड़िए उनके भेड़ों पर हमला कर देते हैं, पर समय रहते घर वाले उन भेड़ियों को शूट करके मार डालते हैं। ये देखकर फ्रैंक सोच में पड़ जाता है कि ये कैसी दुनिया है। फिर उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अब सर्दी बढ़ने वाली थी, इसलिए वो सारे शिकारी शिकार के तलाश में पहाड़ों के ऊपर जाने वाले थे। वो अपने पिता को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर उनके पिता कहते हैं कि इतना लंबा सफर मैं अब तय नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग जाओ। अब उन लोगों के जाते ही फ्रैंक उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है और फिर धीरे धीरे इन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी फ्रैंक को पढ़ना लिखना सिखाता है और जिंदगी की सारी बातें बताता है। कुछ दिनों में ही फ्रैंक को लगने लगता है कि अब वो बूढ़ा आदमी ही उसके लिए सब कुछ है। अक्सर फ्रैंक उसके गोद में सिर रखकर सो जाया करता था। एक दिन वो बूढ़ा आदमी फ्रैंक से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और कहां से आए हो, पर फ्रैंक को कुछ भी याद नहीं होता। उसे याद होता है तो बस एक नाम, विक्टर। वो बूढ़ा आदमी कहता है फिर तुम्हें विक्टर को ढूंढना चाहिए, ये जानने के लिए कि आखिर तुम हो कौन। उस बूढ़े आदमी की बात सुनते ही फ्रैंक उस टावर की ओर चल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर फ्रैंक को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए पेपर्स मिलते हैं, जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि विक्टर ने उसे किस तरह से बनाया है। अब फ्रैंक वापस उस बूढ़े आदमी के घर पर आता है। तभी वो देखता है कि उस घर में जहाँ वो कई महीनों से रह रहा था, उस घर पर बहुत सारे भेड़ियों ने हमला कर दिया है। फ्रैंक उन भेड़ियों को पकड़ पकड़ कर मार डालता है, पर उन भेड़ियों ने उस बूढ़े आदमी को नोच नोच कर आधी मौत दे दी थी। आखिरी वक्त में फ्रैंक उस बूढ़े आदमी को बताता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। मुझे कई लावारिस लाशों को जोड़कर बनाया गया है, मैं एक हैवान हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो। ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का परिवार शिकार से वापस आ जाता है और फ्रैंक को उस बूढ़े आदमी के पास देखकर वो सोच लेते हैं कि फ्रैंक ने ही उन्हें मारा है। इसलिए वे लोग फ्रैंक पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक भी बदले में एक आदमी को मार डालता है और घर से बाहर निकल जाता है, पर तभी पीछे से वो शिकारी फ्रैंक पर ढेर सारी गोलियां चलाकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात होती ही फ्रैंक के जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं और वो उठ खड़ा होता है। अब वो निकल पड़ता है विक्टर को ढूंढने, उसके भाई विलियम के पते पर। उधर हमें विलियम को दिखाया जाता है जिसकी आज एलिजाबेथ के साथ शादी है। वहीं हम विक्टर को देखते हैं जिसने एक पैर नकली लगवाया हुआ है क्योंकि उस धमाके में उसका एक पैर कट गया था। विक्टर अब एलिजाबेथ के कमरे में जाता है शादी की बधाई देने, पर एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि तुमने जो फ्रैंक के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर एलिजाबेथ विक्टर को एक जोर का थप्पड़ मारती है। विक्टर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जिसने फ्रैंक के द्वारा दिए गए पत्ते को अब तक संभाल कर रखा हुआ था। मतलब कि एलिजाबेथ फ्रैंक को पसंद करती थी क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ था। अब विक्टर जैसे ही अपने कमरे में जाता है वो देखता है कि कमरे में फ्रैंक खड़ा है और फ्रैंक की बॉडी लैंग्वेज देखकर विक्टर को समझ आ जाता है कि अब ये वो फ्रैंक नहीं रहा, ये बदल चुका है। फ्रैंक विक्टर से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, मैं मर नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक जीवन साथी बनाओ ताकि मेरा जीना आसान हो जाए। विक्टर कहता है अब मैं एक और हैवान नहीं बना सकता, चले जाओ यहाँ से। फ्रैंक कहता है ठीक है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए हैवान हो पर मेरे लिए मेरा वो जीवन साथी होगा। पर विक्टर साफ मना कर देता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। इस बात से फ्रैंक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर को उठाकर एक और फेंक देता है।
ये आवाज सुनकर एलिजाबेथ भागकर वहाँ आ जाती है और जब वो फ्रैंक को जिंदा अपने सामने खड़ा देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। एलिजाबेथ को फ्रैंक के नजदीक जाता हुआ देखकर विक्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैंक पर गोली चला देता है, पर वो गोली एलिजाबेथ अपने ऊपर ले लेती है क्योंकि वो फ्रैंक को बचाना चाह रही थी। गोली की आवाज सुनकर विलियम और सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। विक्टर विलियम और बाकी लोगों को बताता है कि फ्रैंक ने ही एलिजाबेथ पर हमला किया है। इस बात से गुस्सा होकर विलियम फ्रैंक पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। बदले में फ्रैंक भी उस पर हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। एलिजाबेथ फ्रैंक से कहती है मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनते ही फ्रैंक एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, पर इस दौरान किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो फ्रैंक को टच भी कर सके क्योंकि उसकी ताकत को सबने देख लिया था। अब फ्रैंक एलिजाबेथ को अपनी जगह पर लेकर जाता है। एलिजाबेथ जो अपनी आखिरी सांस ले रही थी वो फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, पर अब मेरे लिए इससे अच्छा क्या होगा कि तुम्हारे सामने मैं अपनी आखिरी सांस लूं। ये कहते ही एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। उधर विलियम भी अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वो विक्टर से कहता है कि आपके अंदर की आग और जुनून ने सब जला दिया। मैं बचपन से आपसे डरता था। असली शैतान फ्रैंक नहीं है, असली शैतान तो आप हैं। ये कहते ही विलियम की भी मृत्यु हो जाती है। अब अपने भाई के मौत से विक्टर काफी गुस्से में आ जाता है और बंदूक लेकर पहुंच जाता है फ्रैंक को मारने, पर वहाँ उल्टा फ्रैंक ही विक्टर पर हावी हो जाता है और उसे मार मार कर बुरी तरह से टॉर्चर करता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा बल्कि तड़पाऊंगा ताकि तुम्हें भी पता चले कि तड़पना किसे कहते हैं, और ये सिलसिला हमारे बीच तब तक चलेगा जब तक तुम जिंदा हो। ये कहकर फ्रैंक वहाँ से निकल जाता है। अब विक्टर जो काफी गुस्से में था वो फ्रैंक के पीछे दौड़ पड़ता है। फ्रैंक को ढूंढते ढूंढते विक्टर उसके पीछे आर्कटिक तक पहुंच जाता है और एक दिन फ्रैंक उसे अपने सामने दिख जाता है। विक्टर अब फ्रैंक पर लगातार हमला करता है, पर फ्रैंक पर इसका कोई असर नहीं होता। विक्टर फ्रैंक को मारने के लिए अपने साथ डायनामाइट लाया था। फ्रैंक कहता है तुम्हें लगता है कि ये मुझे मिटा देगा? तो ठीक है, अगर तुम इस बार भी नाकामयाब हुए तो मैं तुम्हें मिटाने फिर आऊंगा। ये कहते ही फ्रैंक उस डायनामाइट को जलाता है और विक्टर से कहता है भागो, और विक्टर के कुछ दूर जाते ही वो डायनामाइट ब्लास्ट कर जाता है। पर इस धमाके से भी फ्रैंक को कुछ नहीं होता क्योंकि फ्रैंक अमर था। उसी ब्लास्ट की आवाज सुनकर शिप वाले विक्टर तक पहुँचे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। दोनों की कहानी सुनने के बाद कैप्टन को समझ नहीं आता है कि आखिर दोनों में से गलती किसकी है, लेकिन अब विक्टर को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो फ्रैंक से माफी मांगता है। फ्रैंक विक्टर को माफ कर देता है और उसके पास जाकर बैठता है। विक्टर कहता है मौत तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसलिए तुम्हें जीना होगा। फिर विक्टर फ्रैंक के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर फ्रैंक को काफी अच्छा लगता है और वो भी विक्टर को पिता कहकर बुलाता है। इसके साथ ही विक्टर की सांस भी रुक जाती है और फ्रैंक अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हो जाता है, पर जीना उसकी मजबूरी थी। फ्रैंक अब वहाँ से बाहर निकलता है। कैप्टन अपने आदमियों से कहता है कि कोई भी इस पर हमला नहीं करेगा। शिप से नीचे उतरते ही फ्रैंक उस शिप को धक्का देकर बर्फ से बाहर निकाल देता है, जिसे निकालने की कोशिश शिप वाले काफी दिनों से कर रहे थे। फ्रैंक की इस ताकत को देखकर शिप वाले काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब ये लोग अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं फ्रैंक अकेला दूसरी ओर निकल पड़ता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी अब इसी तरह से भटकते हुए गुजारनी होगी। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।